करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो रहा है, खुसूसी कमेटी का इजलास, इसमें मौलाना फजल रहमान को भी तलब किया गया है, मदऊ किया गया है, उनसे मुशावरत की जाएगी, फिर मौलाना फजल रहमान जो अपनी हतमी राय देंगे उसके बाद ही फिर वफाकी काबीना का इजलास भी होगा, फिर कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक तरफ हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें दूसरी तरफ हैं, हुकूमत उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी? जी शुक्रिया। सिर्फ बज़ाहिर नहीं, मेरे ख्याल में दर हकीकत मौलाना फजल रहमान ने दोबारा से वो मरकजियत हासिल कर ली है जिस मरकजियत के बलबोते पर वो 2024 के इंतखाबात से पहले ये सोचा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनेगी, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बनेगी, मरकज में उनके पास और क्या होंगे। वो मामला किसी और तरफ चला गया तो मौलाना फजल रहमान फिर नाराज हो गए, फिर पीटीआई के साथ वक्ती तौर पर उन्होंने नाता जोड़ा। लेकिन अब हालात ने आईनी तरमीम के गिर्द मामले को ऐसे घुमाया है कि उनके महदूद वोटों के जरिए हुकूमत अपना काम या एजेंडा फुलफिल कर सकती है। अभी जो उस्मान बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसमें बड़ी जान है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी से शायद जो आखिरी मामलात हैं तय होने वाले वो तय हो जाएं। मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी अगर मामला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मीटिंग के बाद तय हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनके साथ जो नीम खामोश किस्म का किरदार अदा किया है वजीर खारजा इसहाक डार ने, उसके बाद बहुत सारा काम तय पा चुका है। अब आखिर में ये जो आप मुशावरत का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुशावरत से ज्यादा जो फाइनल टचेज हैं उस डील की जिसकी बात हम सुन रहे हैं इस्लामाबाद में, उसको फाइनल टचेज देने हैं। तो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद है तो उसकी पहली अहमियत तो ये है कि एक एक वोट काउंट करता है, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि अब एक एक वोट के पीछे आप भाग रहे हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट डालने के लिए तो यहाँ पर आना ही था। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान ने इसरार किया और मजीद मरकजियत उन्होंने अपने लिए चाही तो वो कह सकते हैं जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो फिर मैं हतमी तौर पर अपना फैसला दूंगा। अच्छा तलत साहब, लेकिन मौलाना के लिए क्या इस वक्त विन विन पोजीशन है और हुकूमत उनको किस चीज के ऊपर राम करेगी, ये जरा थोड़ा सा इसको समझा दें जरा कि मनाएगी किस तरह से, क्या उनको दिया जाएगा ऐसी चीज या उनको मनाया किस बेसिस के ऊपर जाएगा? देखिए, मौलाना फजल रहमान के इस वक्त दो बड़े इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि उन्होंने अदालत के हवाले से जब से वो पीटीआई के साथ खड़े हैं तो वक्ती तौर पर उन्होंने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। उन्होंने इस निज़ाम को बोदा, नाकस और नाकारा निज़ाम करार दिया है। वो नए इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं। वो अदालत पर हुकूमत की तरफ से जो हमले हैं उनकी नज़र में उनका तज़किरा करते रहे हैं। तो उनको एक फेस सेविंग चाहिए। तो उनका पहला इशू ये है कि वो अपने लिए अगर हुकूमत के साथ मामलात को तय करते हैं तो फिर उनके लिए फेस सेविंग क्या होगी। जो फेस सेविंग का फार्मूला हमें बताया जा रहा है वो ये कि ऐन मुमकिन है हुकूमत जो जज साहबान का टेन्योर है उसके ऊपर कुछ लचक दिखाए और मौलाना फजल रहमान बाद में जाके कह पाए कि जी मेरा तो ये बड़ा एतराज था, हुकूमत ने उसको जुज़वी तौर पर रिमूव कर दिया तो मैंने वसीतर कौमी मफाद में अपनी पॉलिसी बदल ली। एक तो ये। दूसरा, अहम तरीन जो ओहदे हैं वो मौलाना फजल रहमान की नज़र में है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के बाद, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया, मौलाना फजल रहमान को बहुत ज्यादा गुस्सा था और अफसोस था कि जिस एतमाद पर उन्होंने हुकूमत, उस वक्त हुकूमत में नहीं थी लेकिन बाद में हुकूमत बनी, उनका साथ दिया, वो एतमाद खत्म हो गया। तो खैबर पख्तूनख्वा ने उनको मेरे ख्याल में गवर्नर बनने की तलाश है। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उनके लिए ओहदा कोई क्रिएट किया जाए। मरकज में वो चाहते हैं कि काबीना के उनके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन ये जो दूसरा उनका असल मकसद है वो बहुत मसला उनके लिए खड़ा कर सकता है अगर उनको फेस सेविंग ना मिला। तो मौलाना दोनों अतराफ को साथ मिला के चलना चाहते हैं, फेस सेविंग भी चाहते हैं और हकीकत में एक हार्ड कोर डील भी करना चाहते हैं। ठीक है, तलत साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आपका भी शुक्रिया।
आईनी तरमीम मंजूर अगर हो जाती है तो इफ्तिखार साहब क्या समझते हैं, क्या मंजरनामा बनता हुआ दिखाई देगा फिर? बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियां होंगी और खास तौर पे जो बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो बहुत सारे मामलात में मदाखलत करती है उसकी वो मदाखलत खत्म हो जाएगी। तमाम आईनी अमूर जो हैं वो फिर आईनी कोर्ट तय करेगी। और फर्द वाहिद के लिए जो कहा जा रहा है कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए, अब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उसमें तौसी नहीं होनी चाहिए, फिर तरीक़ाकार जो कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में ये है कि जो फैसला होने जा रहा है वो आईनी कोर्ट के बारे में होने जा रहा है और आईनी कोर्ट को बहुत सारे जो अख्तियारात हैं मिल जाएंगे जो आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। मेरे इल्म में ये है। मेरे इल्म में किसी फर्द के हवाले से फिलहाल मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के हवाले से आप इसको कैसा देख रहे हैं कि अभी तक कोशिश कर रही है हुकूमत कि उनको राम किया जाए, किसी तरीके से उनको मनाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई है, उनके किरदार को कैसा देख रहे हैं? अगर कामयाब नहीं हो पाई है तो फिर ये तरमीम नहीं होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी। जी। अच्छा तलत साहब, आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर मुल्क का मंजरनामा क्या होगा? बड़े जामे अंदाज से बताया कि जो आईनी कोर्ट है जिसका तज़किरा आज का नहीं है, बड़ा पुराना है, जिस मिसाक जमहूरियत का हम जिक्र करते हैं उसके अंदर बाकायदा तहरीर किया गया है कि आईनी कोर्ट बनेगी और अब तो उसकी जरूरत दाएं बाएं से आपको महसूस भी होती है। जब 60,000 केसेस पाइल अप हुए हों और जज साहबान रोज शब अपने सर्फ करें ऐसे आईनी मामलात पर, ऐसे पेचीदा आईनी मामलात पर जो हल तरफ तो हैं लेकिन वो महीनों खा जाते हैं उनके, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट को उसका काम करने दें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मार्ज वजूद में आए, प्रोविंशियल लेवल तक भले वो चली जाए कि जहां पर कोई आईनी मामला उठे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाए, जिससे केसेस का बर्डन भी कम हो जाएगा। ख्याल ये किया जा रहा है कि तकरीबन 40% केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चले जाया करेंगे। और फिर ये देखें कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जैसे कल एक वजाहती बयान के अंदर हिदायतनामा जारी किया, उसके ऊपर कानूनी राय बहुत बटी हुई है। हम तो तवक्को कर रहे थे कि पहले शॉर्ट ऑर्डर के बाद अब मुफस्सल फैसला जारी करेंगे, लेकिन मुफस्सल फैसला जारी नहीं किया और एक शॉर्ट ऑर्डर एक और किस्म का दे दिया और उस शॉर्ट ऑर्डर में जो कल जारी किया गया हिदायतनामा वो अपने पुराने शॉर्ट ऑर्डर की मजीद वजाहत कर रहे हैं। और फिर टाइमिंग आप देखिए कि एंड जब हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे कर रही है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सरजनिश करते हुए वो रास्ता बंद करने की कोशिश की है। अब ये हुकूमत की तरफ से तशरीहात हैं, सियासी या कानूनी माहिरीन की तरफ से तशरीहात हैं, लेकिन कोर्ट के जज साहबान जब आईनी मामलात में उलझते हैं तो फिर कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बुरे तरीके से मुतासर होती है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इफ्तिखार साहब ने सही फरमाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है। हुकूमत की जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि जजेस का टेन्योर भी साथ ही तय हो जाए और साथ आर्टिकल 63A जिसकी तशरीह की थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि ना सिर्फ ऐसा शख्स जो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट डालता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, उसको भी तय करना इस वक्त उनके सामने है मकसद। तो ये एक ओमनी बस किस्म की अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। अब ओमनी बस के अंदर बाज शिकों के ऊपर शायद उनको लचक का मुजाहरा करना पड़े। यहाँ पर मैंने पहले जिक्र किया था मौलाना फजलुर रहमान की फेस सेविंग चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में जज साहबान के टेन्योर से मुतल्लिक जो शिक है शायद उसके ऊपर भावताव हो जाए और फेस सेविंग मिल जाए और बाकी मामला जो है वो तय हो जाए। लेकिन ये एक ओमनी मस और बड़ी सब्सटैंटिव किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई क्योंकि इसके बाद आप बार बार ये नंबर पूरे नहीं कर सकते, यानी आप हर 2 महीने के बाद यही मामला नहीं तय कर सकते। तो जो आपने बड़े काम करने हैं वो आपने इसी हल्ले में करने हैं। इसी वजह से जो आपको दिलचस्पी का लेवल नजर आ रहा है
जो इस्तराब आपको इस्लामाबाद में नजर आ रहा है कि पता नहीं नंबर पूरे होते हैं नहीं पूरे होते, जो भाग दौड़ नजर आ रही है, उसकी जो शिद्दत है उसकी वजह यह है कि ये रोज रोज काम तो होने का नहीं है।